हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। जैसा कि हम सबको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो सीरीज है हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस, हम ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें भी काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। हमने देखा था कि कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। इवन हमने ये भी देखा था कि हमारी इंडिया में कितनी तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। लगभग 16 तरीके के फॉरेस्ट को हमने डिस्कस किया था। कैसे याद करना है, हमने वो भी देखा था। तो भाई मैम, आपने इतना सब कुछ बता दिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन आज क्या करना है ये भी तो बताओ। आज हम किस बात का टॉपिक लेकर बैठ गए हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड के बारे में। भाई, हमने जंगल तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन हर जगह जंगल थोड़े होते हैं। अब कहीं कहीं पे हमें घास भी दिखेगी, घास फूस है तो उसको नहीं पढ़ेंगे क्या? जंगल ही पढ़ के काम थोड़ा ना चलेगा। हमें अब पढ़ने पड़ेंगे घास के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घास के मैदानों के बारे में, और जिसको हम अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रासलैंड। और इकोसिस्टम तो हमें जैसे कि पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है कि करना क्या है, ये तो पता ही है ना। क्यों, क्या पता है भाई? कि हमें चैप्टर 1 में जो हमने इकोसिस्टम पढ़ा था उस वाली वीडियो को देखना है। अगर आपने देख लिया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। नहीं देखा है तो उस वाली वीडियो को देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल तो बहुत बकवास हो गई। अब चैप्टर अपना शुरू करते हैं। चैप्टर तो शुरू ही है, एक्चुअली हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक क्या है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। चलो भाई, तो फिर पढ़ देते हैं आखिर ग्रासलैंड होता क्या है। The grasslands are found where rainfall is about 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर। ग्रासलैंड में कहाँ मिल रहे हैं? ऐसी जगह मिल रहे हैं जहाँ पर बारिश तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है कि भाई पूरा जंगल बन जाए, लेकिन इतनी कम भी बारिश नहीं हो रही है कि सिर्फ पूरा आपका रेगिस्तान, डेजर्ट बना जा रहा है। भाई मीडियम हो रही है बारिश। इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरे जंगल बन के खड़े हो गए हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि पूरा डेजर्ट बन गया है। बीच की बारिश है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रासेस आपकी ग्रो हो जा रही हैं, इतनी बारिश हो रही है। तो इतनी बारिश कितनी होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। अगर एक साल में इतनी बारिश हो रही है तो वहां पर आपके जंगल तो नहीं बनेंगे भाई, लेकिन वो डेजर्ट भी नहीं बनेगा। बनेगा क्या मैम? तो बनेगा आपका ग्रासलैंड। ठीक है। टिपिकल ग्रासलैंड्स आर वेजिटेशन फॉर्मेशंस दैट आर जनरली फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। अगर हम टिपिकली बात करें तो जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो आपके टेम्परेट क्लाइमेट्स में मिलते हैं। मैम, आप ट्रॉपिकल की बात करते हो, आप टेम्परेट की बात करते हो, आखिर ये होता क्या है? ये भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए पिछली वीडियो को। ओके। वैसे यहाँ पर समझने के लिए आप इतना समझ लो कि ट्रॉपिकल में क्या होता है, आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं पर कंपैरेटिवली अगर हम टेम्परेट की बात करें तो मौसम ठंडा होता है। और ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में महाज्ञानी, परम ज्ञानी अगर हमें बनना है तो हम ज्योग्राफी खोल के बैठेंगे, ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। डिटेल में हमें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। सब कुछ हम पढ़ेंगे, पोलर रीजन के बारे में, टेम्परेट के बारे में, इक्वेटोरियल रीजन के बारे में, इवन हम ट्रॉपिकल के बारे में भी उसमें पढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर इतना समझना है कि जहाँ पर ठंडा मौसम होगा वहाँ पर हमको ग्रासलैंड देखने को मिलती है। इन इंडिया दे आर फाउंड मेनली इन द हाई हिमालयाज। अब भाई इंडियन है, हम इंडियन है तो इतना तो हमें पता ही है भाई ठंड कहाँ पर होगी। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ मिलेगी? हिमालय से मिलेगी। ठीक है, वहीं पर सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो हमें इतना तो पता ही है, ये तो वही बुक में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें ऐसे ही पता है। इतना तो इंडियन होने का हमारा फर्ज है, हमें इतना पता होगा, है ना। इतना तो हमारा राइट है, इतना पता हो कि हमें कहाँ पर, हमारे यहाँ पर गर्मी होती है, कहाँ ठंड होती है। तो ठंड सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिमालयस पे। जब ठंड हिमालयस पे तो ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे? हिमालयस पे मिलेंगे। भाई इंडिया में और कहीं ग्रासलैंड्स नहीं मिलते, सिर्फ हिमालय से मिलते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में और भी जगह पर ग्रासलैंड्स मिलते हैं। और कौन कौन से तरीके के होते हैं भाई? तो जो मेन टिपिकल ग्रासलैंड्स हैं वो तो हिमालय से मिलेंगे, लेकिन और जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हमें ग्रासलैंड्स मिलते हैं वो होते हैं आपके स्टेपीज और होते हैं सवानाज। अब मैम, स्टेपी और सवाना नाम सुना सुना लग रहा है, कहीं तो सुना है? हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। हमने ये पढ़ा है जीसी लियोंग में। जीसी लियोंग क्या है भाई? हमारी ज्योग्राफी की बुक है एक। उसमें जब हम क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने उसमें कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा ही है कि स्टेपी और सवाना टाइप के ग्रासलैंड्स मिलते हैं। प्रेरीज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब हम मिलते हैं।
तो इसको और डिटेल में पढ़ना है तो हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तब हमें और डिटेल में इसको जानने को मिलेगा कि स्टेपीज क्या होते हैं, सवानास क्या होते हैं। लेकिन अगर हम आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना जितना ज़रूरी है वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब स्टेपी और सवाना दोनों ही ग्रासलैंड है, तो मैम जब दोनों ग्रासलैंड हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ होना चाहिए ना, अलग अलग नाम है। अगर स्टेपी और सवाना एक से हैं तो दोनों को हम या तो सवाना कहते हैं स्टेपी कहते हैं, वही अलग अलग नाम क्यों रखे हमने? इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, तो क्या डिफरेंस है? द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेपीज एंड सवानाज इज दैट all the forays in the steppe is provided only during the brief wet season, whereas in the savannas forays is largely from grasses that not only grow during the wet season but also from the smaller amount of regrowth in the dry season। तो है भाई, डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है? स्टेपी और सवाना के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो स्टेपी है आपका, स्टेपी में क्या होता है, जो आपको घास मिलती है वो कब मिलती है? जब आपकी बारिश होती है। जब तक बरसात का मौसम चलता है तब तक स्टेपी में बहुत अच्छी आपको घास मिल जाएगी, लेकिन जब आपकी गर्मियां पड़ेंगी तब स्टेपीज में कोई भी घास नहीं मिलती है। वहीं पर बात करें अगर हम सवाना की, तो भाई सवाना में क्या होता है कि घास आपके ना केवल बारिश में मिलेगी बल्कि जब गर्मी आएगी तब भी आपको घास वहां पर मिल जाती है। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। स्टेपी फॉर्मेशंस ऑक्युपाई लार्ज एरियाज ऑफ सैंडी एंड सलाइन सॉइल in western Rajasthan, where the climate is semi-arid, average rainfall is less than 200 mm a year, with a dry season of 10 to 11 months and a large variation in rainfall। आपके जो स्टेपी फॉर्मेशंस हैं, जो आपके स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं, वो कहाँ होते हैं? तो ऐसी जगह पर जहाँ की जो मिट्टी है वो सैंडी हो और सलाइन हो। मतलब कैसी? जो मिट्टी है वो उसमें ज़्यादा रेत जो है वो ज़्यादा मिले मिट्टी में, ठीक है। मिट्टी के अलग अलग आपके टाइप होते हैं ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे मिट्टी के अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो उसमें एक सैंडी मिट्टी होती है, तो वही जो सैंडी मिट्टी है, जहाँ पर सैंडी मिट्टी होगी, सलाइन मिट्टी होगी, वहाँ पर आपके स्टेपीज मिलेंगे। अब भाई ध्यान लगाओ, इंडिया में ऐसी कैसी कहाँ है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपकी जो मिट्टी है वो आपकी सैंडी है? तो ऑब्वियसली बात है ये तो डेजर्ट में मिलेगा, और इंडिया में सबसे फेमस जगह डेजर्ट के लिए क्या है? आपका राजस्थान है। तो राजस्थान में जब डेजर्ट है तो आपका वहाँ पर मिट्टी सैंडी है, तो वहाँ पर आपको स्टेपीज मिल जाएंगे। यहाँ का क्लाइमेट की बात करें तो सेमी एरिड होना चाहिए, रेनफॉल जो है वो 200 mm से भी कम हो, ठीक है। और आपका 10 से 11 मंथ ऐसे हो जहाँ पर कभी भी बारिश ना हो, ठीक है। 1 मंथ या फिर 2 मंथ ऐसे हो जिसमें बारिश हो, वो भी 200 mm से कम हो। तो ऐसा जो आपका रीजन होगा वहाँ पर स्टेपीज बनेंगे। द सॉइल इज ऑलवेज एक्सपोज्ड, समटाइम्स रॉकी बट मोर ऑफन सैंडी with fixed or mobile dunes। Forays is available only during the brief wet season। देखो अब स्टेपीज हमने ये तो पता ही है कि जब बारिश होगी तभी केवल हमें वहाँ पर क्या मिलेगा? घास मिलेगी, ठीक है। और क्या होगा? यहाँ की मिट्टी हमेशा एक्सपोज्ड होगी, मतलब क्या? मिट्टी हमेशा आपको दिख जाएगी, ठीक है। सामने हवा पानी उससे सब कुछ उस पर इफेक्ट डालेगा। कभी कभी होगा वो सैंडी हो, कभी कभी पर होगा कि वो रॉकी हो, उसमें कंकड़ ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी वो होगी। ग्रास लेयर स्पार्स है और मेनली एनुअल ग्रास स्पीसीज यहाँ पर मिलती है। मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा हरा भरा है, पूरे हर जगह पर जहाँ पर हम देख रहे हैं तो ग्रास ही ग्रास है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पर ग्रास होती है इस वाले आपके स्टेपीज में, ठीक है। और क्या होता है कि आपकी जो घास होती है वो एनुअल ग्रास स्पीसी होती है, मतलब कि साल में मतलब एक बार ऐसी होती है जो ग्रो होती है। कोई पता है ना कब होती है? आपका बारिश में होती है। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, अब जो राजस्थान है उसके वेस्टर्न एरिया में तो आपको स्टेपीज मिल रहे हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में आपको सवाना मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सवाना? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा हो रही है। स्टेपीज में रेनफॉल 200 mm एक साल में होती है, उससे कम ही होती है। वहीं पर बात करें अगर हम सवाना की, तो सवाना में जो रेनफॉल हो रही है वो 500 mm से या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टेपी में क्या होता है कि जो आपका बारिश होती है वो सिर्फ 1 या 2 महीने में होती है,
और ड्राई सीजन आपका जो सवाना का है उसमें क्या होता है, 6 महीने आपका ड्राई रहता है, 6 महीने बारिश हो जाती है। द लाइट शेड कास्ट बाय स्पार्स पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज लाइक खेतरी फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस। और कभी कभी क्या होता है, थोड़े बहुत ट्रीज भी मिल जाते हैं सवाना में, जैसे कि खेतरी के पेड़ मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी जो ग्रास है वो और उसकी ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है। ये कहाँ होता है, सवाना में। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। चलो हमने ग्रासलैंड के बारे में बात कर ली, इंडिया में कहाँ मिल रहे हैं वो भी बात कर ली, लेकिन कितनी तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं? 2 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टेपी और सवाना। क्या इतने ही होते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें और भी तरीके के ग्रासलैंड्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो वो और भी तरीके के ग्रासलैंड्स कितने तरीके के होते हैं भाई, वो भी बता दो, ठीक है? और वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं ये भी बता दो। तो बताना क्या, चलो देख ही लेते हैं। बेस्ड ऑन क्लाइमेट कंडीशंस there are 6 types of grasslands found in the different regions of Indian subcontinent. अलग अलग क्लाइमेट मिल रहा है हमारी इंडिया में, इसमें तो कोई भी आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है? हमारी इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट मिल रहा है, ठीक है? अलग अलग फॉरेस्ट मिल रहे हैं इंडिया में, तभी तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी यूनिटी है, ये तो हम सबको पता है। तो जब इतने ज़्यादा क्लाइमेट में इतना ज़्यादा चेंज मिल रहा है पूरे इंडिया में, जब क्लाइमेट चेंज है तो ग्रासलैंड भी अलग अलग होंगे। तो क्लाइमेट के बेसिस पे जो आपके टोटल ग्रासलैंड्स इंडिया के अलग अलग पार्ट में मिल रहे हैं वो कितने तरीके के हैं, वो हैं आपके 6 तरीके के, जिसमें हम 4 जो कि हमारे बुक में डिस्कस किए गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है आपका सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन में क्या होता है, इट कवर्स द नदर्न पोर्शन ऑफ गुजरात, राजस्थान एक्सक्लूडिंग अरावलीज, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब। तो पहला जो आपका तरीका है, पहला तरीके का जो ग्रासलैंड है वो है सेमी एरिड, ठीक है? सेमी एरिड में कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा गुजरात में, राजस्थान में अरावलीज को छोड़ दो, अरावलीज में ये नहीं मिलता है, बाकी राजस्थान में मिलेगा, वेस्टर्न यूपी में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा और पंजाब में मिलेगा। अब यहाँ पर कैसा सीन होता है, तो सीन ऐसा है कि द टोपोग्राफी इज ब्रोकन अप बाय हिल स्पर्स एंड सैंड ड्यून्स। यहाँ पर कहीं कहीं पे पहाड़ियाँ मिल जाएंगी छोटी छोटी, और कहीं कहीं पे आपको जो रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स हैं, वो मिलेंगे। ऐसा ये रहता है सेमी एरिड जोन, ठीक है? तो पहले तरीके का जो ग्रासलैंड है जो इंडिया में मिलता है वो है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर पहाड़ियाँ मिल जाएंगी छोटी छोटी, और आपके रेत के टीले भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है ग्रासलैंड का वो है ड्राई सब ह्यूमिड जोन। ड्राई जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राई है, सूखा है। सब ह्यूमिड मीन्स कि यहाँ पर जो नमी है वो ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। तो ये कहाँ मिलता है, तो ये पूरी पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगा एक्सेप्ट नीलगिरी। भाई नीलगिरी में क्यों नहीं मिल रहा है, तो नीलगिरी में ये इसलिए नहीं मिल रहा है, जिसने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है फॉरेस्ट वाली, उसने अगर ये पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि भाई क्यों नहीं मिल रहा है नीलगिरी में आपकी ग्रासलैंड्स। फिलहाल तो नीलगिरी में जो आपके ग्रासलैंड हैं वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके फॉरेस्ट मिलते हैं, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। जब बारिश अच्छी खासी हो रही है तो भाई बारिश ज़्यादा है तो घास क्यों उगेगी, पूरे पूरे पेड़ उगेंगे ना, जब वहाँ पर बारिश ज़्यादा मिल रही है उनको। तो इसीलिए जब वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो बारिश की वजह से अच्छे खासे पेड़ उगते हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट मिलता है, ना कि ग्रासलैंड। बाकी पूरी पेनिनसुलर इंडिया में आपको ये ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। कौन से ग्रासलैंड्स की बात हो रही है, ड्राई सब ह्यूमिड जोन की, ठीक है? थर्ड टाइप के आपके हैं मॉइस्ट सब ह्यूमिड। अभी क्या पढ़ा था भाई, अभी पढ़ा था ड्राई सब ह्यूमिड, अब पढ़ रहे हैं मॉइस्ट सब ह्यूमिड। ये कहाँ मिलता है, ये आपका पूरी जो आपकी गंगा एलुवियल प्लेन्स हैं नदर इंडिया में, जो गंगा प्लेन है, जहाँ जो गंगा रिवर है जिस एरिया को आपका ड्रेन करती है, वो पूरे प्लेन में आपके मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है, लेवल जो है आपका लो रहता है, ठीक है, और इल ड्रेन्ड है, ठीक है? यहाँ पर कभी कभी दलदल एरिया भी मिलेगा, कभी कभी यहाँ पर फ्लड भी आ जाती है, ऐसा एरिया ये होता है।
फिर आपको बात करनी है कि फोर्थ टाइप की कैसे है, क्योंकि 4 तरीके के हमें पढ़ने हैं, 3 तो पढ़ चुके। चौथा कैसा है? चौथा हमारा जो ग्रासलैंड है वो है ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स। ठीक है, माउंटेन, भाई मैम आपने यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी है, माउंटेन की स्पेलिंग माउंटेन की ये नहीं होती है। नहीं, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये माउंटेन नहीं है, ये माउंटेन है। ठीक है, जैसे कि हमने आपके जो फॉरेस्ट के टाइप पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था माउंटेन टाइप के फॉरेस्ट थे, ऐसे ही ये माउंटेन टाइप के आपके ग्रासलैंड हैं। ठीक है, तो ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स कौन से हैं? दिस एक्सटेंड टू द ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स एंड मॉइस्ट सब ह्यूमिड एरियाज। कहाँ के भाई? असम के, मणिपुर के, वेस्ट बंगाल के, यूपी के, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ये आपके ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स मिलेंगे। The savanna is derived from the humid forest on account of shifting cultivation and sheep grazing। जो सवाना टाइप के आपकी ग्रासलैंड हैं वहाँ पर मेन 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है और शीप ग्रेजिंग। मैम शीप ग्रेजिंग तो समझ में आया, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। इनफैक्ट कल ही हमने ये डिस्कस किया है, तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि आखिर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। इनफैक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, उसके क्या इफेक्ट होते हैं वो भी हमने उसमें डिस्कस किए थे। अब ग्रासलैंड के बारे में पढ़ लिया, ग्रासलैंड कहाँ मिल रहे हैं वो भी पढ़ लिया, इंडिया में कौन से मिल रहे हैं वो भी पढ़ लिया, इंडिया की ग्रासलैंड के क्या टाइप है वो भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, लेकिन क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम ग्रासलैंड? इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है हमारे लिए कि नहीं है? क्योंकि भाई देखो, हम तो ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि भाई जहाँ फ़ायदे की बात होगी हम वही बात सुनेंगे। तो हमारा क्या फ़ायदा है, ग्रासलैंड का क्या फ़ायदा है? तो हम देखते हैं कि कुछ फ़ायदा है भी इसका कि नहीं है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब देखेंगे ग्रासलैंड की कि कुछ इम्पोर्टेंस है ग्रासलैंड की या नहीं है। चलो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया टीम्स विद एनिमल्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस फ्रॉम बफेलोज टू शीप्स एंड देयर आर मिलियंस ऑफ देम्स। हमारी जो इंडिया है, इंडिया में ना केवल ह्यूमंस रहते हैं, ना केवल अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं, ना केवल ग्रासलैंड्स मिलते हैं अलग अलग तरीके के, ना केवल बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है, बल्कि ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारी डाइवर्सिटी एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। हमारी इंडिया सिर्फ हमारा ही घर नहीं है, हमारी इंडिया बहुत सारे लोगों का घर है। जैसे कि हमारी इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी बफेलोज मिलती हैं। ठीक है, हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग शेप साइज़ की शीप्स मिल रही हैं, और 1-2 नहीं मिल रही हैं, वो भी मिलियंस में मिल रही है। इवन अगर आप देखो तो रोड पर खड़े हो जाओ तब भी आपको कई सारी बफेलोज, कई सारे काउस, शीप्स, गोट्स सब मिलेंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस रोड पर खड़े हो तब भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो हमारी इंडिया सिर्फ हमारा घर नहीं है, बल्कि ये बेचारे जो बफेलो, शीप हैं और गोट हैं, काव हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इन सब का भी घर है। ठीक, द लाइफ स्टॉक वेल्थ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियन लाइफ। अब इंडिया की जो हमारी लाइफ है, हम जो इंडियंस हैं, तो हमारी लाइफ में जो आपकी ये लाइफ स्टॉक है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे यहाँ पर काउस ना हो, हमारे यहाँ पर आपके बफेलोज ना हो, गोट ना हो, शीप ना हो, तो हमें ना ही मिल्क मिलेगा, ना ही चीज़ मिलेगा, ना ही कर्ड मिलेगा, ना ही आपको वूल मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास इतनी सारी बफेलोज, काव, ये सब कुछ है, लाइव स्टॉक अच्छा खासा है, तो हम इतना ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। ना केवल हम अपना कंजम्पशन उससे कर रहे हैं, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है। तो इसीलिए हमें ये जो आपके एनिमल्स हैं, ये लाइव स्टॉक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये लाइव स्टॉक जो हम पाल रहे हैं, भैया भैंस पाल ली या फिर गाय पाल ली, तो पालने से काम थोड़ा ना चलेगा, उसको कुछ खिलाना भी तो पड़ेगा, तभी तो दूध मिलेगा। तो खिलाने के लिए कहाँ से लाओगे घास? उस घास के लिए चाहिए घास के मैदान। इसीलिए हमें घास के मैदान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो देते हैं हमें घास, और घास हम अपने गाय भैंस को खिलाते हैं, और गाय भैंस से हमें मिलता है मिल्क। ओके, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, ड्रॉट, पावर, न्यूट्रिशन, रॉ मटेरियल फॉर विलेज इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या हो रहा है, हमें फ्यूल मिल रहा है। ठीक है, काव डंग से हम क्या बना रहे हैं, आपके केक्स बन रहे हैं,
काव डंग के डंग केक्स बन रहे हैं। फिर ड्रॉट पावर में भी हमें यूज़ मिलता है इसका। उसके बाद न्यूट्रिशन मिलता है, कई सारे लोग मीट का कंजम्पशन करते हैं तो वो सब भी उनको मिल रहा है। न्यूट्रिशन हमें मिल्क से भी मिल रहा है, मिल्क के प्रोडक्ट से भी मिल रहा है। रॉ मटेरियल मिलता है विलेज इंडस्ट्री को, जैसे वूल हो गई, ठीक है। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये सब हमें ग्रासलैंड से मिल रहा है, हमें लाइव स्टॉक से मिल रहा है। बट ओनली अबाउट 13 मिलियन हेक्टेयर्स इन द कंट्री आर क्लासिफाइड एज परमानेंट ग्रेजिंग लैंड्स। लेकिन जब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, हमारी इकोनॉमी इस पर डिपेंडेंट है, हमारा हेल्थ इस पर डिपेंडेंट है, फिर भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी जो ग्रासलैंड की एरिया है हमारी कंट्री में, सिर्फ इतना ज़्यादा एरिया है, हमारी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, फिर भी उसमें से सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है। ऑन टॉप ऑफ इट दे एग्जिस्ट इन हाईली डिग्रेडेड स्टेट। और जो 13 मिलियन हेक्टेयर हमारा जो एरिया है जिसको हम परमानेंट ग्रेजिंग साइट बोल रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि भाई बहुत हेल्दी है, बहुत हरा भरा है, वो भी काफ़ी बुरी हालात में हमें मिल रहा है। ग्रासलैंड बायोम्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड हर्बीवोर्स। ग्रासलैंड जो है वो हमें चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड घास प्रोवाइड कर रहा है भाई, और जो घास है वो कई सारे हर्बीवोर्स जैसे काव है, शीप है, गोट है, इन सबको घास चाहिए, तो वो उनका जो फूड है वो प्रोवाइड करता है आपका ग्रासलैंड। इंडियन ग्रासलैंड्स एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी एंड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। तो हमारे ग्रासलैंड के लिए क्या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? क्या सरकार ने कुछ नहीं किया है हमारे ग्रासलैंड को बचाने के लिए? या ग्रासलैंड को कोई कंट्रोल नहीं करता है? तो भाई जब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, इस पर हमारी हेल्थ टिकी हुई है, तो सरकार को भी पता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सरकार ने कुछ काम किए हैं। क्या किया है? 2 इंस्टीट्यूट बने हैं हमारे ग्रासलैंड के लिए ही। पहला इंस्टीट्यूट हमारा झांसी में है जिसका नाम है इंडियन ग्रासलैंड्स एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है जोधपुर में जिसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रासलैंड है, हमने देखा, ठीक है, अलग अलग सब कुछ देख लिया है। अब ये भी देखा कि ग्रासलैंड क्यों है, कि वो ग्रेजिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस पर हमारे जो हर्बीवोर्स है वो उस पर ग्रेजिंग करते हैं। तो आखिर ये ग्रेजिंग कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं हो रहा है क्या? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है? देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई काम लिमिट में करते हैं तो वो काम हमारा अच्छा रहता है, हमारे लिए अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हमने काम अनलिमिटेड कर दिया, हमने उसको उसके लिमिट से ज़्यादा वही काम करने लगे, तो वो काम जो भी हम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, लिमिट से ज़्यादा अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए, वही जो काम हमारे लिए अच्छा था, जो हमारे लिए अच्छे रिजल्ट दे रहा था, वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। यही हो रहा है हमारे ग्रेजिंग के साथ में भी। ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए ही है, हर्बीवोर्स उस पर ग्रेजिंग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब वो ग्रेजिंग हद से ज़्यादा हो जाए तो ग्रासलैंड्स जो हैं वो हमारे ख़राब होने लगते हैं और उसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या? चलो देखते हैं। ड्यू टू हैवी ग्रेजिंग pressure, the quality of grasslands deteriorates rapidly, the mulch cover of the soil reduces, microclimate becomes more dry and is readily invaded by xerophytic plants and burrowing animals. अब ग्रेजिंग लिमिट में हो रही थी तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ग्रासलैंड्स अच्छे से, ग्रासलैंड्स भी खुश थे और आपके एनिमल्स भी खुश थे। लेकिन अब हुआ क्या? ग्रासलैंड है कम, एनिमल्स हैं ज़्यादा। अब जब भैया खाने को कम मिल रहा है और खाने वाले ज़्यादा है तो लड़ाई तो होनी है। यही हो रहा है यहाँ पर। ग्रासेस जो है वो कम है, ग्रासलैंड्स कम है, ज़्यादा एनिमल्स उसी कम ग्रास को खा रहे हैं। तो वो जब खा रहे हैं तो इससे ये हो रहा है कि जो ग्रासलैंड की क्वालिटी है वो बहुत जल्दी जल्दी वो क्वालिटी और ख़राब होती जा रही है। अब जो सॉइल के ऊपर जो ग्रासेस जो ग्रो थी वो कम हो रही है, मल्च कवर जो है वो कम हो जा रहा है, क्लाइमेट पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्लाइमेट और सूखा सूखा हो रहा है। और साथ ही साथ में अब जो घास वहाँ पर ग्रो हो रही थी उसकी जगह पर हो क्या रहा है, जो आपके डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस हो गया, ऐसे प्लांट्स जिनको बारिश की जो है नीड नहीं है, वो प्लांट्स वहाँ पर आकर अपना घर बना ले रहे हैं, घास को भगा दे रहे हैं और अपना घर बना ले रहे हैं। ये हो रहा है। तो हमारा जो ग्रासलैंड है उसका इकोसिस्टम ही चेंज हो जा रहा है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम से वो डेजर्ट इकोसिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हद से ज़्यादा वहाँ पर ग्रेजिंग हो रही है। दूसरा,
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ह्यूमस कवर, mineral soil surface is heavily trampled. When wet, it produces puddling of the surface layer. In turn, it reduces infiltration of water into soil and accelerates runoff, resulting in soil erosion. क्या हो रहा है कि अब ह्यूमस कवर वहाँ पर कम हो जा रहा है। भाई घास वहाँ पर है ही नहीं, घास नहीं है तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है। जब बारिश होती है तो मिट्टी उसी पर लॉक हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दलदल हो जाता है एरिया जो है। मिट्टी पर अगर घास थी तब तक तो सही था, अब घास है नहीं, घास तो सब खा गए जानवर, ठीक है, अब बचा ही नहीं है वहाँ पर, तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। तो क्या हो रहा है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली हो रही है जब बारिश हो रही है। इसके बाद जब वो पानी वहाँ पर स्टोर हो जा रहा है, नीचे वो जा ही नहीं रहा है, पर्कुलेट कर ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है। पानी इकट्ठा हो रहा है, साथ में फिर वो बारिश, पानी इकट्ठा कहीं तो जाएगा ही ना, पानी कहाँ कब तक इकट्ठा रहेगा, तो फिर वो रन ऑफ हो जाता है, आसपास कहीं लेक है, रिवर है, वहाँ पर चला जाता है, और पानी के साथ साथ वो अपनी साथ साथ मिट्टी को भी ले जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ना केवल वहाँ का जो आपका एरिया है वो दलदला हो रहा है, वहाँ का जो आपका इकोसिस्टम वो खराब हो रहा है, साथ ही साथ में सॉइल इरोजन भी हो रहा है। नेक्स्ट, these changes contribute to the reduction of energy flow and the disruption of the stratification and periodicity of the primary producers. It results in the breakdown of biogeochemical cycles of water, carbon, nitrogen. अब क्या हो रहा है, घास बची ही नहीं, घास कम होती जा रही है, खाने वाले फिर से ज़्यादा हैं, तो जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो एनिमल्स हैं वो स्टार्व करेंगे। भाई उन्हें खाने को मिल नहीं रहा, भरपेट खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे पहले भूखे रहेंगे, फिर ऐसा क्या होगा, मरने लगेंगे। तो यही हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अब जब हर्बीवोर कम होते जाएंगे तो अब जो लोग भैया जो आपके कार्निवोर्स थे, जो हर्बीवोर को खा रहे थे, वो भी कम हो जाएंगे, उन्हें भी खाना नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा जो आपका चेन चल रहा था, फूड चेन चल रहा था, फूड वेब चल रहा था, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। फूड चेन, फूड वेब में ये क्या होता है, तो ये हमने चैप्टर 1 में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और वो वाली वीडियो भी देख लीजिए। इनफैक्ट इसके साथ साथ बायोजियो केमिकल साइकिल जो आपकी चल रही है, वाटर की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वो भी आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो जिस तरीके से चलना चाहिए था काम, वो चलता नहीं है। वाटर एंड विंड इरोजन कंप्लीटली डिटेरियोरेट्स ड्राई ग्रासलैंड माइक्रोक्लाइमेट। और उसके साथ साथ ना केवल आपका सॉइल इरोजन होता है, वाटर इरोजन भी होता है, विंड इरोजन भी होता है, इससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है भाई, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, हद से ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है, इसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। मैम हमने ग्रासलैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने ग्रेजिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, उसके इम्पैक्ट भी देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन अभी तक दिमाग में बस यही लग रहा है कि ग्रासलैंड आखिर असली में होते कैसे हैं, ग्रासलैंड कैसे होते हैं, कौन सी लैंड है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रासेस है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर ट्रीज ना हो, ऐसा कैसा एरिया है, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, यही है हमारा ग्रासलैंड। यहाँ पर देखो कैसे हर्बीवोर्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, ऐसे ही ग्रेजिंग होती है, वो जो अपना फीड करते हैं वही होती है प्रोसेस ऑफ ग्रेजिंग। घास ये देख लो, ये हरी भरी घास भी है, इसमें सूखी भी घास है, ये सब ऐसा ही होता है, ये आपका एक ग्रासलैंड है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ फायर। मैम अभी तो बहुत अच्छा अच्छा सब चल रहा था, अभी हमने घास पड़ी थी, सब हरियाली चल रही थी, ग्रेजिंग हो रही थी, एकदम से आग क्यों लगा रहे हो भाई, आग क्यों लग रही है। तो आग लगती है, आग लगानी जरूरी है, क्यों लगानी जरूरी, चलो देखते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगती है हमारे ग्रासलैंड में। फायर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। वही आग जो है हमेशा सब कुछ जलाकर तहस नहस नहीं करती, सब कुछ खत्म नहीं करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्रासलैंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी आगे देखेंगे, फिलहाल क्या देखना है कि जो आग है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ग्रासलैंड को मैनेज करने के लिए। अंडर मॉइस्ट कंडीशंस फायर फेवर्स ग्रासेस ओवर ट्रीज, whereas in dry conditions fire is often necessary to maintain grassland against the invasion of desert shrubs। अब जो है आग लगा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, आग हम नहीं लगा रहे हैं, वो ऑलरेडी लगती है। फिलहाल क्या है कि जो आग लगती है उससे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रासलैंड है वो कैसे मैनेज रहता है। तो जब मॉइस्ट कंडीशन है, ठीक है, जब क्या है आपका नमी है, काफ़ी ज़्यादा नमी है आपके एटमॉस्फेयर में, तब क्या है कि ट्री जो है उनको फेवर नहीं करती है,
तब आग क्या करती है, आग घास को फेवर करती है, घास को तो ग्रो होने देती है लेकिन ट्रीज को ग्रो नहीं होने देती है। ठीक है। और जब सूखा आपका सीजन आता है, जब सूखी कंडीशन है, जब बहुत गर्मी है, तब क्या होता है, जब घास पर, जो ग्रासलैंड है उस पर आग लग जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि आपके जो डेजर्ट वाले जो आपके प्लांट्स थे, जो आपके कैक्टस था, जीरोफाइटिक प्लांट्स थे, वो ग्रो होने लगते हैं ओवर ग्रेजिंग की वजह से। जब घास कम हो जाती है तो वो जो ग्रो हो रहे हैं ना, उसको जब आग लगेगी तो उसको जलाकर खत्म कर देगी। इससे आपके ग्रासेस जो हैं उनको एरिया मिल जाएगा ग्रो होने का, जो आपके इन्वेजन वाले जो श्रब्स थे वो जलकर राख हो जाएंगे। तो ऐसे क्या करती है आग, आपकी ग्रासलैंड्स को मेंटेन रखती है। मतलब क्या है, ट्री को भी नहीं उगने देगी और ना ही ऐसे जो आपके डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं उनको उगने देगी। वो कहती है कि मेरी तो सिर्फ फ्रेंड ग्रासेस हैं, मैं तो ग्रासेस को ही उगने दूंगी। ठीक है, ये होता है फायर और ग्रासेस की फ्रेंडशिप यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। और जब ये जलाती है, जब ये सब कुछ जलाकर राख कर देती, तो वो जलाकर राख कर रही है तो वो कुछ बुरा नहीं कर रही है। क्यों बुरा नहीं कर रही है? क्योंकि इसने जो जलाकर राख किया है, वो जो राख बनी है वो और ज़्यादा फर्टाइल बना देती है आपकी लैंड को, इससे ज़्यादा। अब इससे क्या होगा, जब फिर से आपकी घास उगेगी तो और अच्छे से उगेगी, और ज़्यादा फर्टाइल वहाँ पर होगा ग्रासलैंड, और बढ़िया हो जाता है इससे। तो ये क्या है कि आप कह सकते हो कि फायर और ग्रास आप क्या हैं, बेस्टीज हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि भाई आग लग गई ग्रासलैंड में तो बहुत बुरा हो गया, तब आपको ये कहना चाहिए कि आग लग गई ग्रासलैंड में, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा हो गया, अब आपके ग्रासलैंड और बढ़िया हो जाएंगे। फिलहाल तो ये इनकी फ्रेंडशिप देख ली, हमारी फ्रेंडशिप भी आगे चलती रहेगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हमने अपना ग्रासलैंड का जो टॉपिक था बहुत अच्छे से कंप्लीटली समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला भी नहीं था। तो अगर आपने इसको अगर एक बार भी ढंग से देख लिया तो आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ है तो आपको कहने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी कह देते हैं कि आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और हाँ, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।